फ़हमीदा बहुत खूबसूरत थी। रशीद हर वक्त उस पर शक करता रहता और गालियाँ देता। फ़हमीदा का बेटा जवान हो गया, बहू भी घर आ गई, मगर आए रोज़ रशीद शक करके फ़हमीदा को मारता कि तुझे गैर मर्दों की लत पड़ चुकी है। फ़हमीदा बहू के गले लगकर रोती रहती। एक रोज़ फ़हमीदा बाज़ार गई तो किसी ने अगवा कर लिया। रात हो गई, घर ना लौटी तो रशीद ने यह अफवाह फैला दी कि वो किसी आशिक के साथ भाग गई है। हर कोई फ़हमीदा पर थू करने लगा। लेकिन 2 दिन के बाद रशीद जब घर आया तो रास्ते में अखबार पढ़ा मिला। खोल कर देखा जो तस्वीर नज़र आई, इसकी चीखें निकल गई, क्योंकि फ़हमीदा सिर्फ 15 साल की थी जब इसकी शादी कर दी गई। शौहर की उम्र 25 साल थी, 10 साल उम्र में बड़ा था, लेकिन सांवले रंगत का मालिक था। फ़हमीदा जैसी हसीन और जमील लड़की जब इसे मिली तो वो तो दुनिया ही भूल चुका था। इसकी खातिर पागल पागल घूमता रहता। सभी कहते कि बीवी के इतने नखरे मत उठा, कल को तुझे ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो कहता कि जब इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाए तो इसके नखरे उठाना तो मुझ पर फ़र्ज़ है। एक तो है भी कम उम्र, बिल्कुल फूल की कली जैसी, फिर आखिर मैं क्यों ना इसके नखरे उठाऊं। वक़्त यूं ही गुज़रता रहा। कम उम्र में शादी हुई तो औलाद भी जल्दी हो गई। 17 साला फ़हमीदा ने एक बेटे को जन्म दिया तो रशीद और ही फ़हमीदा का दीवाना सा हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक़्त आगे बढ़ने लगा, रशीद की तबीयत भी काफ़ी बदलने लगी थी। फ़हमीदा के हुस्न ने इसे मुतासर करना छोड़ दिया था। एक रोज़ जब रशीद काम से घर आया तो घर में इसका छोटा भाई और भाभी आए हुए थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि इसका भाई और बीवी आपस में हंसकर बातें कर रहे हैं। न जाने किस मामले पर बात थी, लेकिन इसे ये बात जलाने लगी कि इसका भाई इसकी बीवी के साथ यूं गप्पियां करने लगे। ये बात इसलिए जला देने वाली थी, वो अपने भाई से सीधे मुंह बोला भी नहीं था। जब मेहमान चले गए तो बीवी से कहने लगा कि फ़हमीदा, तू मेरे भाई के साथ ज़्यादा हंसकर बातें ना किया कर। मेरा भाई थोड़ी ख़राब तरबियत का मालिक है, इसके रवैये से मैं अनजान नहीं हूँ, इसलिए तू सिर्फ औरतों तक ही अपनी रिश्तेदारी रख। फ़हमीदा का मुंह खुला का खुला रह चुका था, फिर भी अपने शोर की हाँ में हाँ मिलाने लगी। एक रोज़ फ़हमीदा सहन में कपड़े धो रही थी और फ़हमीदा का बेटा वहीं सहन में कच्ची मट्टी से खेल रहा था कि जब पड़ोस का लड़का जब अपनी छत पर खड़ा हो गया। इसने जब फ़हमीदा को देखा तो जैसे इसे देखता ही रह गया। फ़हमीदा थी ही इतनी खूबसूरत कि एक बच्चा होने के बावजूद इसका हुस्न ज़ाइल नहीं हुआ था। वो वहीं पर खड़ा होकर वो कितनी देर इसे तकता रहा। जब रशीद घर आया तो इसने छत पर लड़के को अपने घर की जानब झांकते हुए देखा। पहले तो इसने इस मामले को कुछ संजीदा ना लिया, लेकिन जब घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी को देखा तो वो दुपट्टा एक जानब रखकर कपड़े धोकर तार पर सुखा रही थी, तो अगले पर सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया गया। इसे कमरे में ले गया और इसकी पिटाई करने लगा। फ़हमीदा रोने लगी, बच्चा भी रो रहा था। रशीद कहने लगा कि तू पड़ोस के लड़कों को नज़ारे करवाती है। मुझे तो तुझ पर पहले ही शक था, लेकिन कभी मुंह से बोलकर नहीं कह पाया, क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह समझता था। फ़हमीदा बहुत रोई थी। शौहर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं तो कपड़े धोने में मसरूफ़ थी, मुझे कहाँ खबर थी कि ये लड़का मुझे खड़ा ताड़ रहा है। लेकिन उस रोज़ रशीद ने जुल्म की हर हद पार कर दी। फ़हमीदा के बाजू की हड्डी टूट चुकी थी और वो एक जानब को बैठकर कितनी ही देर रोती रही। इसके पास इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो अपने बेटे को ही संभाल सकती। फिर जब रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़हमीदा को एक हकीम के पास ले गया, जिसने इसे दवा देकर प्लस्तर चढ़ा दिया। इसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी थी। आखिर को इतनी हसीन बीवी थी और वो खुद तो काला कलोटा था। ये तो शुक्र था कि फ़हमीदा इसके नसीब में थी, वरना वो तो कभी भी इस जैसी लड़की पा ही नहीं सकता था। बहरहाल अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और फ़हमीदा से कहने लगा कि आइंदा मैं तुझे इस तरह की बेपर्दगी करते ना देखूं, ना ही तुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़हमीदा अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। इसे ये एहसास हो चुका था कि इसका शौहर इस पर शक करता है, इसलिए इसने कसम खा ली थी कि दोबारा वो ऐसी कोताही ही कभी नहीं करेगी। वो मुकम्मल पर्दे में रहने लगी। अगर रशीद के भाई घर आ जाते तो इनके सामने ना जाती, बल्कि
हर वक्त अपने गिर्द दुपट्टा लपेटे रखती ताकि इसका शोहर इस पर शक ना करे। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन रशीद का शक कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ने लगा था। वो बिला वजह अपनी बीवी पर रोक टोक करने लगा, इसके साथ सख्ती से पेश आने लगा ताकि इसकी बीवी इसके हाथ से ना निकल सके। एक बेटा पैदा करने के बाद दोबारा फहमीदा कभी माँ ना बन सकी, क्योंकि इसके बच्चेदानी में रसौली हो चुकी थी, जो इस कदर बढ़ गई कि ऑपरेशन करके सब कुछ निकालना पड़ा। यूं भी रशीद को इस पर काफ़ी गुस्सा था। वो इसके साथ काफ़ी चिड़चिड़ा सा रहने लगा, लेकिन फिर भी फहमीदा सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारती रही। जैसे जैसे बेटा जवान होता गया, अपने बाप को अपनी माँ के साथ गलत रवैया करते हुए देखता रहता, लड़ते झगड़ते देखता रहता था। एक रोज़ तो हद ही हो गई जब फहमीदा के गांव से इसकी दूर शहर में ब्याह कर जाने वाली सहेली मिलने के लिए आ गई। इतने सालों के बाद अपनी सहेली को देखकर फहमीदा की तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी। सहेली के गले लाकर फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने जब ये देखा कि फहमीदा की सहेली आई है तो फ़ौरन बाज़ार चला गया, बकरे का गोश्त लेकर आया, साथ चावल और बाकी चाय के साथ पेश करने वाला सामान लेकर आया ताकि इनके सामने हमारी इज्जत रहे। लेकिन जब सारी अशिया लेकर घर आया तो घर का दरवाज़ा पहले ही खुला था, दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। घर आया और आकर सारा सामान बावर्ची खाने में रखने के बाद फहमीदा को बुलाने के लिए दरवाजे के बाहर आया तो जो अल्फाज इसे सुनाई दिए, इसके बाद तो इसके दिल में ऐसी नफ़रत और हकारत फहमीदा के लिए अपने दिल में पड़ गई कि वो सब कुछ भूल ही चुका था कि फहमीदा भी एक इंसान है, इसके सीने में भी एक दिल मौजूद है। बहरहाल उस रोज़ फहमीदा की सहेली उसे कह रही थी कि देखो ना कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है। शुक्र है रशीद भाई पर नहीं गया, वरना वो भी बस मुनासिब से रंगत और नए नक्श का मालिक होता। कसम से जितनी तुम खूबसूरत हो ना, रशीद भाई बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छे नहीं लगते। ऊँट के साथ लंगूर वाला साहब हो जाता है। काश तुम्हारी शादी शफकत के साथ हो जाती तो तुम कितनी खुश होती। अरे वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह गोरा चिट्टा था, हसीन था, इतना सुनना था कि फहमीदा फ़ौरन इसे चुप करवाने लगी। कहने लगी कि खबरदार भूल कर भी इसका नाम मत लेना। अगर अचानक से रशीद आ गया और इसने ये सुन लिया, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। वैसे इन दिनों पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, बात बात पर शक करते रहते हैं। लेकिन फहमीदा की सहेली कहने लगी कि अरे मैं तो सच ही कहती हूँ, जो शख्स तुम पर शक करता है तुम्हें मारता पीटता है। अरे अपनी शक्ल तो देख ले, इसे तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे पहलू में बैठकर गुजार देनी चाहिए। आखिर को तुम इतनी हसीन बीवी इसे मुफ्त में मिल गई है, जबकि शफकत को तो तुम जानती हो तो हो, वो तुम्हारी शादी के बाद कितना रोया था। ये ज़ात बरादरी के चक्कर की वजह से तुम्हारी इससे शादी नहीं हो पाई। अगर वो हमारी बरादरी और हमारी ज़ात का होता तो तुम्हारी मोहब्बत भी कामयाब हो जाती और तुम और शफकत दोनों किस कदर खुश होते। वो तो था भी बड़ा अमीर जागीरदार, लेकिन बस के नसीब होते हैं, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। सारी हकीकत रशीद जान चुका था, लेकिन इसके जहन में यही बातें गर्दिश करने लगी कि शादी से पहले मेरी बीवी अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी, बल्कि लड़कों के साथ चक्कर चलाकर रखा करती थी। तो पता नहीं कैसे इसके नसीब में आ गया। इसके जहन में सिर्फ इसकी सहेली की ही बातें गूंज रही थी कि फहमीदा का एक भी लफ्ज़ इसके जहन में नहीं था। कि जब फहमीदा कह रही थी कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर से प्यार है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ रशीद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। रंग और कटकार का क्या है, मैं जानती हूँ रशीद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस किसी और की नज़र मुझ पर पड़ते हुए देख नहीं सकते। मगर रशीद के जहन में तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बातें गूंज रही थी। जैसे ही सहेली गई और फहमीदा खुशी से मुस्कुराते हुए शौहर के पास आई तो अगले पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ चुका था। इसके बाद तो बस ये बातें आम होने लगी थीं। रशीद के दिल में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत फहमीदा के लिए बची हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। वो इसके साथ यूं रवैया रखने लगा जैसे वो इसकी बीवी नहीं बल्कि खरीदी हुई ग़ुलाम हो। वक़्त यूं ही आगे बढ़ने लगा और इसी लड़ाई झगड़े में ही फहमीदा का बेटा बड़ा हुआ था। अक्सर जब भी मियाँ बीवी की लड़ाई किसी भी बात पर होती तो रशीद फ़ौरन
अपनी बीवी के किरदार पर चला जाता और इसे गिन गिन कर बताया करता कि जैसे कि कैसे तेरी शादी से पहले आशिक हुआ करते थे और तू अपने आशिक के साथ बैठकर रसगुल्ले खाया करती थी। तो वो बात सब खामोशी के घूंट भर कर रह जाती और उस मौका को पर पछताती जबकि इसकी सहेली से मिलने के लिए आई थी और इसकी ज़िंदगी अजाब बनाकर चली गई। बहरहाल फहमीदा का बेटा जवान हो चुका था, इसे अपने बाप से बड़ा ही मुख्तलिफ था। फहमीदा ने अपने बेटे की शादी इसकी पसंद की लड़की से करवाई थी। बेटा पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था, लेकिन इनकी रहाइश अभी भी गांव में ही थी। गांव में ही अपने घर को उन्होंने अच्छा खासा कर लिया था। एक रोज़ जब इसके बेटे ने ये जिक्र किया कि मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो फहमीदा रोने लगी थी। कहने लगी कि देख ले बेटा, मुझे बहुत डर लगता है इन शहरी लड़कियों से। पहले भी तेरा बाप मेरी ज़िंदगी जीवन बना चुका है। तेरे अब्बा के मिजाज से तू भी वाकिफ़ है। कल को बहू आए तो वो भी मुझे ताने देती फिरे और मेरे लिए ज़्यादा शर्मिंदगी थी। और क्या बात होगी कि मेरा शोहर और मेरी बहू मुझे ताने देते हैं। फहमीदा के बेटे ने इसे यकीन दिलवाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो बहुत अच्छी लड़की है। और हुआ भी ऐसा ही था। जब बहू घर आई और बहू की चाल डाल को फहमीदा ने देखा तो इसे वाकई अंदाज़ा हो चुका था कि इसकी बहू वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी और इसके बेटे ने एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया था। वक़्त यूं ही गुजरने लगा। बहू वाकई में ही बहुत अच्छी थी, लेकिन जब इसे ससुर को यूं जाहलाना तरीके से सास के साथ लड़ते झगड़ते देखती तो इसे बहुत बुरा महसूस होता। इसके यहाँ ये सब कुछ नहीं था। सभी लोग एक दूसरे की इज्जत किया करते थे और मोहब्बत से पेश आया करते थे। यूं जब उन्होंने रशीद को फहमीदा से लड़ते देखा और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते देखा तो बहू अपने शोर से कहने लगी कि अंकल ऐसा क्यों करते हैं, ये तो इनकी बीवी हैं, सुख दुख की साथी हैं। ये बेचारी तो खामोशी से हर एक दुख सहती रहती हैं। इनके सर से तो कभी दुपट्टा भी उतरता हुआ नहीं देखा। मैंने हर वक्त फहमीदा को तस्वीर में मशगूल देखा है। आज तक ना उन्होंने मुझे किसी बात पर टोका, ना नज़र उठाकर कभी देखा था। फिर भी क्यों रशीद अंकल ने इनकी ज़िंदगी जीवन कर रखी है। अब फहमीदा का बेटा क्या बताता कि बस बाप की सोच ही ऐसी हो चुकी है। उस रोज़ भी फहमीदा जब पड़ोस में कुरान ख्वानी के लिए गई तो जैसे ही घर से निकली तो इसके घर से निकलने वाला मर्द फहमीदा से टकरा गया। टकराव में बचत तो हो चुकी थी, दोनों ने एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन इसके बावजूद जब गली में आते हुए रशीद ने जब ये मंज़र देख लिया तो गुस्से से आग बगोला हो गया। घर आकर फहमीदा को बहुत मारा। फहमीदा तो ऊंची आवाज़ में रो भी नहीं सकती थी कि अगर पड़ोस में आवाज़ गई तो लोग हमारे घर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। बहू ने आकर सास को बचाना चाहा, मगर रशीद ने पहले से मना कर दिया कि खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की तो वरना तेरा भी यही हशर करूँगा। वो तो शहरी लड़की थी, ससुर की इस बदतमीज़ी पर गुस्से में आ गई थी। वही गुस्से में ससुर से कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती, बीवी हैं आपकी, आपके मातेहत गुलाम नहीं हैं जो आप इनके साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आपको ऐसा करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। बहरहाल वो वक़्त भी आया जब फहमीदा अपने बहू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर कहने लगी कि मेरा शोहर मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती करता है। और वजह भी बता दी कि वजह भी क्या है। बहू अपनी सास को तसल्लियाँ देती और कहने लगती कि बस अब आप इनके सामने जाया ही ना करें। आइंदा के बाद ससुर के जो भी काम वगैरह होंगे मैं खुद कर लिया करूँगी। आप ना इनके सामने जाएंगी और ना ही इनको शक करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत वक़्त आगे बढ़ने लगा था, घर में थोड़ा सुकून भी आने लगा था, क्योंकि फहमीदा हर वक्त घर में ही कमरे में बंद रहने लगी थी। घर का सौदा फहमीदा का बेटा या बहू जाकर ले आया करते थे। एक रोज़ बहू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए फहमीदा खुद ही चादर करके पैसे लेकर सामान लेने के लिए चली गई। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, अभी तक वापस नहीं आई थी।
फहमीदा की बहू काब के बुखार में तपती सो रही थी। जब मगरब की अजान सुनकर इसकी आंख खुली, बाहर आई तो ससुर बाहर चारपाई पर बैठा था। बेटा भी आ चुका था, लेकिन सब यही समझ रहे थे कि फहमीदा अभी भी कमरे में ही मौजूद होगी। लेकिन बहू ने तो ये कहकर बम फोड़ दिया कि आंटी अभी तक घर वापस नहीं आई, जाकर देखें कहाँ रह गई है, कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। दोनों ही बाप बेटा चूके थे, सवाल करने लगे कि आखिर हुआ क्या है, फहमीदा किधर चली गई। बहू रोते हुए कहने लगी कि वो तो सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बेटा तो परेशान था। रशीद वहीं पर गालियां देने लगा कि पता नहीं कहाँ मर गई है। दोनों बाप बेटा घर से बाहर निकल गए और फहमीदा को ढूंढने लगे। लेकिन फहमीदा जब सब्ज़ी लेने के लिए गई थी तो इसे किसी ने अगवा कर लिया था। लोगों ने आगे बढ़कर बचाने की जहमत तक नहीं की थी, क्योंकि उन लोगों के पास पिस्तौल मौजूद थे। अगर वो लोग आगे बढ़कर कुछ भी करने की कोशिश करते तो इनकी अपनी जान को खतरा हो सकता था। रात के 12 बज चुके थे और वो इस बाज़ार में घूमकर अपनी मां को ढूंढ रहे थे, जिस बाज़ार से अक्सर सब्ज़ी लाई जाती थी। दुकानदारों से भी पूछा गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि फहमीदा कहाँ गई है। जब एक और दुकान से फहमीदा का बेटा पूछने लगा तो रशीद ने इसे रोक दिया। कहने लगा, बस बेटा, मेरी बहुत ज़लालत हो गई, अब वापस मेरे साथ घर चल। दोनों बाप बेटा घर आ चुके थे। बेटा काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा कि अब्बा, मैं अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा कर आता हूँ। ये ना हो कि मेरी माँ को किसी ने अगवा कर लिया हो। यहाँ तक कि इसने अस्पतालों में भी जाकर देख लिया, लेकिन वहाँ भी इसे फहमीदा नाम की कोई मरीज़ा नहीं मिली थी। न जाने अचानक इसकी माँ कहाँ जा चुकी थी। लेकिन रशीद कहने लगा कि अपनी माँ को देखा है तूने, कैसी जवान खूबसूरत है, अपने आप को कैसे तैयार श्यार रखती है। अरे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये अपने आशिक के साथ भाग चुकी होगी। इसको किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि ये खुद ही ये घर छोड़कर भाग चुकी है। तभी तो इतने दिन मासूम बनकर रहती रही, ताकि इस पर किसी का शक ना हो सके। मुझे पहले ही इसके किरदार पर शक था। वो कभी भी मेरे साथ रह ही नहीं सकती थी। जब फहमीदा के बेटे ने ये बात सुनी तो गुस्से से चिल्लाने लगा। कहने लगा कि अब्बा, खुदा का खौफ करो, ऐसी बात करने से पहले कुछ तो सोच लो। वो मेरी माँ है, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। मगर रशीद कहने लगा कि मैं जानता हूँ वो मेरी बीवी है। मैंने तुमसे ज़्यादा वक़्त इसके साथ गुजारा है। तुम्हारे साथ बाहर निकलती थी तो लोग इसे तुम्हारी बड़ी बहन कहते थे। अरे, कहाँ से वो जवान जहाँ बेटे की और बहू की सांस लगती है। पड़ोस के लोग इनके घर से शोर सुनकर वहाँ आ चुके थे। हर कोई पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। बेटा और बहू तो पर्दा डालना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि फहमीदा अगवा हो गई है या कोई पकड़ कर ले गया है। मगर रशीद ने खुद ही बोलकर सबको बता दिया कि मेरी बीवी घर से भाग चुकी है। अरे, जवानी में तो मैंने खूब हथकड़ियाँ डाल कर रखा था, इस पर दबाव डाला था कि ये कहीं भाग कर ना जा सके। लेकिन अब देख लो, ज़रा से ढील दी बहू मुझ पर हुक्म चलाने लगी तो देख, अपनी सास को भी कैसे घर से भगा दिया और मैं यहाँ पर जलील होने के लिए रह गया। जैसे जैसे ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी तो लोग तरह तरह की सरगोशियाँ करने लगे और फहमीदा पर थू थू करने लगे कि ये कैसी औरत थी, शर्म नहीं आई इस उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग निकली। रशीद भाई ठीक करते थे। इसके साथ यकीनन इसकी कुछ तो ऐसे करतूत थे जो इस पर शक किया जाता था। जबकि वहीं दूसरी जानब फहमीदा किसी गिरोह के हाथ लग चुकी थी, जो जवान लड़के लड़कियों को पकड़ लिया करते थे। बाजार से, अस्पतालों से या फिर पार्क से जो भी इंसान इन्हें सेहतमंद दिखाई देता और सेहत से ठीक लगता तो वो इसे पकड़ लेते और फिर जो कुछ वो इस इंसान के साथ करते कोई सोच भी नहीं सकता था। वो गिरोह लोगों को अगवा करके इन डॉक्टरों के हवाले कर दिया करता, जो इंसानी अज़ा स्मगलिंग करने का कारोबार करते थे। फहमीदा को भी ऐसे ही गिरोह ने अगवा कर लिया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, खुद को छुड़वाती रही, मगर इसे ऐसे इंजेक्शन दे दिए गए कि वो महसूस तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं सकती थी। ऐसे कैफियत में मुब्तला थी। जब इसे एक अस्पताल में ले जाया गया जहाँ पर दिल और गुर्दा के ऑपरेशन किए जाते थे, इसको वहाँ पर अस्पताल के हिस्से में ही ले जाकर लटा दिया गया, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टरों के
और किसी का भी आना जाना नहीं था। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टरों ने फहमीदा का वो शेयर किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कई रोज़ यूं ही गुजर चुके थे। जब रशीद एक रोज़ घर वापस आ रहा था तो मौसम आज काफ़ी अच्छा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंडक थी। ऐसे लगता था कि जैसे आज बारिश होगी। तभी दूर से उड़ता हुआ एक कागज़ इसके पैरों में आकर लिपटा था। इसने अखबार का वो टुकड़ा दूर कराना चाहा, मगर तभी इसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वो तो बिलबिला उठा। इसने खुद अखबार उठाकर सीधा किया। अखबार पर उस वक़्त एक जानब कोने में फहमीदा की तस्वीर बनी हुई थी। वो चलाने लगा। फ़ौरन वो अखबार लेकर भागता हुआ घर आया। खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था। घर में जब बहू ने ससुर को इस हालत में देखा तो इससे सवाल करने लगी कि अंकल क्या हो गया है। रशीद ने वो अखबार लाकर बहू के हाथ में दिया और कहने लगा कि बताओ इधर क्या लिखा है। यहाँ तो फहमीदा की तस्वीर लगी हुई है। हुआ क्या है फहमीदा के साथ। जो खबर पढ़कर फहमीदा की बहू ने सुनाई, रशीद की तो चीखें निकल चुकी थी। कहने लगी कि आंटी को ऐसे गिरोह ने पकड़ लिया था जो कि जिस्मानी अज़ा स्मगलिंग करते हैं। कम वक्तों ने आंटी की आंखें, गुर्दे और दिल निकाल कर इस्तेमाल कर लिया और फिर आंटी के वजूद को कचरे के ढेर में फेंक दिया। ये खबर आज से एक हफ्ता पहले की थी। अगर कोई इसका वारिस है तो आकर तस्दीक करने के बाद डेड बॉडी आकर ले जाए, वरना एदी सेंटर की तरफ से दफना दिया जाएगा। रशीद, इसका बेटा और बहू फ़ौरन इस अस्पताल में पहुंचे थे जहां के सर्द खाने में फहमीदा को रखा गया था, लेकिन चूंकि देर हो चुकी थी इसलिए इसे दफनाया जा चुका था। बेटा शोर होने के बावजूद लावारसों की तरह इसे दफना दिया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फहमीदा बेचारी किस अज़ियत से दो चार होकर इस दुनिया से गई है। सबसे ज़्यादा रशीद रोया था। पैरों की जानिब बैठकर रोता रहा, खाक उड़ाता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझ पर शक किया। अगर मैं कोई सख्त कदम उठाता तो हो सकता था कि तू जिंदा वापस लौट आती। अब जो होना था वो हो चुका था। बहू और बेटे ने रशीद से कतई ताल्लुक़ कर दिया। 3 वक़्त का खाना, जूते कपड़े दे देते, लेकिन इससे कुछ भी आगे ना बोलते। यूं ही तड़पता, माफ़िया मांगता। एक रोज़ रशीद भी इस दुनिया से चल बसा जबकि सारी ज़िंदगी का पछतावा वो कब्र के साथ लेकर गया था कि काश वो अपनी बीवी के साथ वो सब कुछ ना करता जो इसने किया। अपनी बीवी की कदर कर लेता